जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिज्म क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, कैसे कोई रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, क्या होता है प्रिज्म, सबके बारे में आज बात करते हैं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो ये देखिए प्रिज्म की आकृति है, लेकिन याद रखिएगा प्रिज्म जो होता है वो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि प्रिज्म जो होता है कितने भागों से बना होता है, प्रिज्म जो बनता है कितने भागों से। तो याद रखिएगा ये तो प्रिज्म का जो है डायग्राम है, जो उसको कुछ मान कर ले लिया गया है कि इस तरह से प्रिज्म होता है। लेकिन प्रिज्म जो होता है 5 फलक होते हैं प्रिज्म में। 5 फलक कौन कौन से होते हैं, जिसमें से 2 फलक होते हैं त्रिभुज के, 2 त्रिभुज के फलक होते हैं, तथा एक होता है 3 फलक। 3 फलक जो होते हैं वो आयत के फलक होते हैं। तो ये जो होता है इसके आगे का हिस्सा है, लेकिन प्रिज्म जो होता है 3D में देखेंगे जिसमें 2 त्रिभुज के फलक होते हैं, 3 आयत के फलक होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जो प्रिज्म है वो प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कैसे करता है। याद रखिएगा सूर्य से आने वाली जो श्वेत प्रकाश होती है जब प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो जो 7 रंगों में विभक्त कर देता है यही घटना जो कहलाती है वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। पेपर में पूछ लेगा कि प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होने वाली घटना को क्या कहा जाता है, तो वर्ण विक्षेपण। याद रखिएगा कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए जब कोई प्रकाश सूर्य से निकलती है, तो जब वो सूर्य से निकलती है तो अगर प्रिज्म से जाती है, ये हो गया माध्यम, हो गया विरल माध्यम, और प्रिज्म के अंदर वाली माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आधार की ओर झुकती है। याद रखिएगा प्रिज्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रिज्म में इसी तरह से घुसेगी ये प्रकाश की किरण। उसके बाद जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन जाने के बाद अभिलंब से दूर हटती है। तो प्रकाश की किरण जब प्रिज्म के अंदर से बाहर जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रिज्म के बाहर जाती है प्रकाश की किरण, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में जब प्रिज्म विभक्त श्वेत प्रकाश आती है, याद रखिएगा श्वेत प्रकाश आएगी सूर्य से। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में जब विभक्त होगी तो कुछ इस तरह से 1 2 7 रंगों में विभक्त होगी, जिसमें ये 7 रंग होंगे विबग्योर, विबग्योर जो होंगे 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हिंदी में कहते हैं बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद रखिएगा पेपर में हमेशा पूछता है कि जो ये 7 रंग हैं किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इन 7 रंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है। इसको जानने से पहले आइए जानते हैं कि जब ये 7 रंगों में विभक्त होते हैं तो होते कैसे हैं। उसके बाद जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में बाहर निकलती है, तो ये जो 7 कलर हैं इसमें सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, रेड रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है। अतः जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला वायलेट है और सबसे कम रेड है। सबसे ज्यादा विचलित होता है वायलेट, सबसे कम होता है रेड। याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है वायलेट का और सबसे ज्यादा होता है रेड का। तो बस 2 बातें याद रखिएगा, इसमें आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का सबसे ज्यादा, उसके बाद
सबका सबसे कम, बस ये याद रखिएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका, तो इसका। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका, इसका। सब कुछ इसका ज्यादा होगा, बस तरंग दैर्घ्य लाल वाले का ज्यादा होगा। तो प्रिज्म जो होता है, देखो प्रिज्म के प्रकार भी अलग अलग हैं। 1 मिनट मार्कर का ढक्कन। प्रिज्म के जो है प्रकार भी अलग अलग हैं। जो ये प्रिज्म है 7 रंगों में विभक्त तो करता है, लेकिन प्रिज्म अन्य पदार्थ के भी बन सकते हैं। ये प्रिज्म जो होता है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कांच का प्रिज्म। उसके बाद प्लास्टिक का भी प्रिज्म होता है, प्लास्टिक का भी प्रिज्म होता है। लेकिन प्रिज्म वही होगा जो पारदर्शी होगा। प्रिज्म की खासियत होती है कि वह पारदर्शी होना चाहिए और उसमें विचलन होना चाहिए। विचलन कोण जहां पर बनते हैं, हर प्रिज्म में विचलन कोण बनता है, तो उसमें विचलन होना चाहिए। ये 2 बातें प्रिज्म की हमेशा याद रखिएगा कि प्रिज्म जो होता है पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि उसके आर पार दिखना चाहिए। प्रिज्म के आर पार दिखना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये प्रिज्म है। उसके बाद इसका विचलन कोण, जिस प्रिज्म में विचलन कोण बनता है, यानी कि जिस पदार्थ में विचलन कोण बनेगा वही प्रिज्म होगा, अन्यथा कोई भी प्रिज्म नहीं कहलाएगा, चाहे वो पारदर्शी ही क्यों ना हो। यही बात है जो आयताकार गुटका होता है, आप देखे होंगे शीशे की तरह जो आयत की तरह बना होता है, उसमें कोई विचलन कोण नहीं बनता। इसीलिए उसमें जब प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश डाली जाती है वो 7 रंगों में विभक्त नहीं करता है। लेकिन ये जो प्रिज्म होता है इसमें श्वेत प्रकाश जब गिराई जाती तो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यही कारण है क्योंकि इसमें विचलन कोण बनता है। तो आइए बात करते हैं कि विचलन कोण जब बनता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 रंगों को जब एक पट्टी पर इकट्ठा करते हैं, कोई जैसी एक पट्टी है इस पर इकट्ठा करते हैं तो इसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये हो गया स्पेक्ट्रम, यानी कि 7 कलर को एक जगह इकट्ठा करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि स्पेक्ट्रम जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निरंतर स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, और तीसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। आइए बात करते हैं निरंतर स्पेक्ट्रम तथा रेखीय स्पेक्ट्रम तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जो निरंतर स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य से जो आने वाली प्रकाश होती है उसे निरंतर स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश होती है उसमें कोई गैप नहीं होता, यानी कि सभी कलर, जब ये कलर 7 अलग अलग होते हैं, जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है वो रंगों में कहीं अलग अलग नहीं होते, यानी कि सब रंग आपस में मिले होते हैं 7 कलर, इसीलिए इसे कहते हैं निरंतर स्पेक्ट्रम। और रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कलर आपस में मिले नहीं होते, उसमें कलर में अलगाव होता है, यानी कि एक कलर इधर है तो एक कलर इधर होगी। तो और बात करते हैं तीसरे स्पेक्ट्रम जिसका नाम है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम की एक खासियत होती है, नाम ही होता है अवशोषण। अवशोषण यानी कि जो कलर सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है उसका आना निश्चित है। यानी कि जो ब्लैक कलर होता है, काला कलर, वो सभी रंगों को अपने अंदर समाहित करते हैं, यानी कि सभी रंग को सोख लेती है, इसीलिए अवशोषण कर लेती है। यही कारण है अवशोषण स्पेक्ट्रम बनने का कि सब जो रंग होते हैं इन्हीं रंगों के बीच में जो काला कलर आ जाता है, ब्लैक कलर, लेकिन इसमें कहीं ब्लैक कलर दिखा ही नहीं। तो इसमें ब्लैक कलर आने के कारण, रंगों के बीच में ब्लैक कलर आने के कारण इसका नाम पड़ जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम आपने जान ही लिया क्या होता है। अब बात करते हैं कैसे बनता है इंद्रधनुष। आइए इंद्रधनुष पर चर्चा करते हैं। आपने जान लिया। अभी एक बात बताना रह गया
कि जो विचलन होता है, यानी कि जो ये पारदर्शी जानते हैं आर पार दिखता है, उस जिसमें आर पार दिखेगा उसे हम कह सकते हैं कि ये प्रिज्म है, और जिसमें विचलन कोण बनेगा उसे हम कह सकते हैं प्रिज्म है। यानी कि दो खासियत को पूर्ण करने वाला, यानी कि पारदर्शी भी होना चाहिए, विचलन भी करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो प्रिज्म है। तो जो ये प्रिज्म होता है इसमें विचलन कोण कैसे बनता है, जब कोई आप जाने वाली प्रकाश की किरण, मतलब कि आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत यानी कि निकलने वाली प्रकाश की किरण, जब इन दोनों को आगे बढ़ाया जाता है, इसको भी आगे बढ़ाते हैं और इससे जो निकलती है इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। तो एक को आगे बढ़ाने से इस तरह से, एक को पीछे बढ़ाने से, जब दोनों आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं विचलन कोण। याद रखिएगा प्रिज्म में ही केवल विचलन कोण बनता है। तो विचलन कोण पूछ लेता है कि ऑप्शन दे देगा 4 ठो कि बताइए किसमें किसमें विचलन कोण बनता है, आयताकार गुटका 3-4 ठो दे देगा, उसमें एक प्रिज्म रहेगा। तो याद रखिए विचलन कोण प्रिज्म में बनता है, जिससे वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है, सभी कलर को स्पेक्ट्रम पे इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद बात करते हैं प्रिज्म कोण हो गया, प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म से संबंधित एक जो फॉर्मूला है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, जिसे हम यन से लिखते हैं, यन से अपवर्तनांक, यन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, जहां पर जो ये ज्या, साइन को ज्या कहते हैं और यन मतलब कि अपवर्तनांक हो गया। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, वायलेट कलर का, अभी हमने बताया। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल कलर का, लाल कलर को छोड़ने के बाद जितना बचा, केवल तरंग दैर्घ्य याद रखिए कि लाल कलर का सबसे ज्यादा होता है, नहीं सब कुछ ज्यादा होता है वायलेट का। तो अपवर्तनांक जो होगा यन से होगा, इसको ज्या कहेंगे। ए जो होगा प्रिज्म का कोण होगा, आपको दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, 2 दिए रहेंगे, एक पूछेगा, चाहे 2 दिए रहेंगे, ये दोनों दिया रहेगा तो एक पूछेगा, जिसमें ए आपका होता है प्रिज्म कोण। उसके बाद जो डेल एम होता है, ये डेल एम है, जो डेल एम होता है वो विचलन कोण होता है। अभी हमने आपको बताया ये विचलन कोण होता है, ये अपवर्तनांक, और ये जो होता है प्रिज्म कोण होता है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। आपने देखा होगा बरसात के बाद जो आसमान में 7 कलरों में विभक्त होता है, आपको लाइट दिखती होगी आसमान में, जब बारिश होने के बाद 7 कलर दिखते हैं तो उसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। सभी बच्चे देखने जाते हैं गांव के, तो इसमें जो फिजिक्स की देन है ये कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है, जब भी बरसात हो गई, बरसात होने के बाद जो बूंद होती हैं वो आसमान में कुछ इस तैरती रहती है, मतलब कि बूंद आसमान में लटकी हुई होती है। अब बूंद जानते ही हैं, जब भी आएगी इस तरह की होती है बूंद, जो बूंद होगा आसमान में टिकी रहती है। जब सूर्य से उसकी श्वेत प्रकाश बूंद पर पड़ती है, तो जब बूंद पर पड़ती है तो बूंद इसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है, क्योंकि ये भी एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है, 7 रंगों में विभक्त करता है तथा आसमान में इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। याद रखिएगा, एक बार पेपर में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में ही क्यों बनता है, ये पूछा गया था। याद रखिएगा, इंद्रधनुष जब भी बनेगा सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में ही बनता है। तो विपरीत दिशा में क्यों बनता है, जब सूर्य से उस पर प्रकाश पड़ेगी तो उसके अंदर अपवर्तित होने की घटनाएं होती रहती हैं। प्रकाश पड़ने के बाद बूंद उसे अपवर्तित करती है, फिर बूंद से अपवर्तित होने के बाद वो किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। वर्ण विक्षेपण घटना कहते हैं। विभक्त होने के बाद वो जो बूंद है
उससे 7 कलर निकलते हैं, जिसे हम जानते हैं विबग्योर के नाम से जानते हैं। वही होती है इंद्रधनुष। जो ये इंद्रधनुष होती है वो रेखीय इंद्रधनुष होती है, मतलब कि अभी आपको बताया निरंतर इंद्रधनुष होती है। निरंतर मतलब कि उसके बीच में कहीं गैप नहीं रहता। ये इस तरह से ऐसे ऐसे रहती है। इसे हम रेनबो के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले रेनबो कहते हैं, हमारे यहाँ इंद्रधनुष ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और एक बात और रह जाती है इसमें कि तारे जब टिमटिमाते हैं, किस तरह से टिमटिमाते हैं, आपने देखा होगा रात के समय तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जब टिमटिमाते हैं, इस टिमटिमाने की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये भी पेपर में आता रहता है कि तारे टिमटिमाते हैं, इसकी क्या घटना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो होते हैं टिमटिमाते रहते हैं। जब भी प्रकाश ऊपर से आने लगती है तो बीच में जो होते हैं वायुमंडल पड़ते हैं, जिसके कारण प्रकाश जो होती है जब भी नीचे आती है तो उस अपवर्तित होने की घटनाएं होने लगती हैं। उसके अंदर प्रकाश विचलित होने लगती है, कभी इस तरह से आएगी, इस तरह के सघन और विरल माध्यम होता है आसमान में। कहीं ये जैसे हो गया, ऊपर है सघन माध्यम, नीचे है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश आएगी तो सीधी न चल के जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसी के कारण कि कोई व्यक्ति ऊपर देखता है तो उसको कभी इस तरह से विरल माध्यम सघन माध्यम से इधर उधर होने लगती है, जिसके कारण जानते हैं तारे टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा, तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन की घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। तो ये प्रकृति की देन नहीं, ये साइंस की देन है। आपने बहुत सब गांव में कहते हैं कि ये तरई है, ये इधर उधर चलती है। ये चलती उलती नहीं है, टिमटिमाने की घटना से इधर उधर लगती है, ये इधर उधर होती नहीं है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। साइंस आजकल बहुत आगे निकल गया है, सब साइंस पर फोकस करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कैसे कार्य करता है, कैसे 7 रंग विभक्त होते हैं। एक बार रिवीजन करा देते हैं, याद रखिएगा। जब श्वेत रंग की प्रकाश प्रिज्म में गुजरती है तो प्रिज्म इसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसे विबग्योर के नाम से जानते हैं। तथा प्रिज्म में जो घटनाएं होती हैं, ये वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती हैं। जब प्रिज्म से प्रकाश आती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जहाँ पर जो बैगनी रंग होती है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये विचलित ज़्यादा होती है, क्योंकि रेड रंग जो होता है वो विचलन कम करता है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो वायलेट का होता है वह अभिलंब से जब दूर हटती है तो विचलित करती है, इसीलिए अपवर्तनांक भी इसका ज़्यादा होता है, विचलन भी इसका ज़्यादा होता है। और जो रेड कलर है उसका अपवर्तनांक भी कम होता है और विचलन भी कम होता है। रेड कलर का बस तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। उसके बाद इन सभी कलर को एक आपस पट्टी पर एक इकट्ठा करने को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमने आपको बताया स्पेक्ट्रम भी 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको बताया भी निरंतर स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो निरंतर स्पेक्ट्रम जो होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश जो होती है उसको निरंतर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें लाइटें होती हैं वो आपस में कभी गैप नहीं छोड़ती, यानी बीच में उसके लाइटों के बीच में गैप नहीं होता है। और जो रेखीय स्पेक्ट्रम होती है उनको जो वो आती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम से लाइटें जो आती हैं उसमें बीच में गैप होता है, यानी कि पट्टीदार बनी होती है, जिसे हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद अवशोषण स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जैसा नाम से साबित होता है कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है उसमें ब्लैक कलर की पट्टी आ जाती है, जिसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि विचलन कोण कैसे बनता है, कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण को जब मिलाते हैं तो उसके बीच में बना जो कोण होता है, यानी कि बाहर की ओर जो कोण बनेगा उसको हम विचलन कोण कहते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष के बारे में हमने बताया कि बारिश होने के बाद जब बूंद हवा में लटकी रहती है, तो जब बूंद हवा में लटकी रहती है तो
यहाँ पर सूर्य का जब उस पर प्रकाश पड़ता है वो 7 रंगों में विभक्त कर जाती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं, यानी कि इंद्रधनुष कहते हैं। उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि जब तारों से वहां पर प्रकाश चलती है तो माध्यम बीच में सघन और विरल माध्यम पड़ते हैं, जिससे प्रकाश जो होती है डायरेक्शन अपने चेंज करती रहती है। इसीलिए मनुष्य जब उसको ऊपर से देखता है तो उसकी आंखों में कभी प्रकाश इधर पड़ता है, कभी इधर पड़ता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगला